नमस्कार, मेरा नाम व्यास मुनि है और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड है। और जो भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के छात्र या छात्राएं हैं जिन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है, कहीं ना कहीं उनको एक चीज़ ज़रूर सुनने को मिली होगी कि ग्रेट डिबेट्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। इसका मतलब ये है कि आपने ग्रेट डिबेट्स के बारे में सुना होगा, जिसको अगर लिटरल हिंदी ट्रांसलेशन करें तो उसका मतलब होगा कि महान विवाद जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हुए वो है क्या एक्चुअल में। तो आज जिस चीज़ के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, 2 या 3 फोकल पॉइंट होंगे जिस पे मैं फोकस करूँगा इस वीडियो में। पहला है कि ग्रेट डिबेट एक्चुअल में है क्या और ये क्यों एग्जिस्टेंस में आता है, क्या रीजन है ग्रेट डिबेट स्टार्ट होने के। एंड देन हम पहले ग्रेट डिबेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये किन के बीच में है और कौन कौन से थिंकर पहले ग्रेट डिबेट में आते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ग्रेट डिबेट स्टार्ट क्यों होता है, रीजंस क्या ग्रेट डिबेट स्टार्ट होने के। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, 1914 से लेकर 1918 का जो समय है वो एक वर्ल्ड वॉर का समय है जिसमें कई सारे देश आपस में लड़ रहे होते हैं और उस वॉर में लाखों लोग मारे जाते हैं, जिसके फलस्वरूप जो एकेडमिशियंस या फिर स्कॉलर्स को जो चीज़ परेशान करती है कि दुनिया में शांति कैसे स्थापित हो, शांति को स्थापित करने का तरीका क्या हो सकता है। उस समय कई सारे जो स्कॉलर्स हैं उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो मोरालिटी है फॉरेन पॉलिसी में, जो डिप्लोमेटिक या जो डिप्लोमेटिक डिसीजंस लेते हैं उसमें कहीं ना कहीं मोरालिटी की एक कमी है। एंड दैट इज़ वाई जो स्टेट है अपने इंटरेस्ट के लिए जा रहा है और रेदर देन एक मॉरल या फिर एक कॉमन गोल्स के लिए। एंड दैट इज़ वाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कंट्रीज़ के बीच में, स्टेट्स के बीच में होता है। और इसके सॉल्यूशन के लिए जो आइडलिज्म या फिर जिसे हम आदर्शवाद कहते हैं, वो कहीं ना कहीं मॉरल चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करता है। तो ग्रेट डिबेट है क्या एक्चुअल में? ग्रेट डिबेट एक सीरीज ऑफ डिबेट्स है जिसमें 4 डिबेट्स हैं। आप 4 डिबेट्स के बारे में जानेंगे। और पहला डिबेट जो है वो आइडलिज्म और रियलिज्म के बीच में है। दूसरा डिबेट है ट्रेडिशनलिस्ट और बिहेवियरलिज्म के बीच में है। तीसरा डिबेट है न्यू पैराडाइम डिबेट, जिसे हम इंटर पैराडाइम डिबेट कहते हैं। न्यू डिबेट जो न्यू रियलिज्म और न्यू लिबरलिज्म के बीच में है। और जो लास्ट डिबेट है वो रिफ्लेक्टिविज्म एंड रेशनलिस्ट के बीच में है। ये 4 डिबेट हुए अलग अलग टाइम पीरियड में और इन चारों डिबेट का जो पर्पज़ है वो अलग है। तो ये डिबेट जो आपसी असहमतियाँ हैं विचारधाराओं को एक दूसरे से, सिद्धांतों को एक दूसरे से, उनके बीच के डिबेट को ही हम क्या कहते हैं आईआर में? ग्रेट डिबेट्स। और वो जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ये 4 फेजेज में ये डिबेट्स हुए हैं। कई 4 फेजेज में डिबेट हुए हैं और कहीं ना कुछ असहमतियों को लेकर ये डिबेट 2 आइडियोलॉजी के बीच में, 2 आइडियोलॉजी के बीच में ये डिबेट हुए हैं। जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एकेडमिशियंस इस बात को सोचने पर मजबूर हो गए कि दुनिया में शांति कैसे स्थापित हो। तो जिसके फलस्वरूप जो आदर्शवादी थे वो ये मानते थे कि कहीं ना कहीं, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, कि मगर मॉरल फॉरेन पॉलिसी या फिर मॉरल एंगल देखना चाहते हैं फॉरेन पॉलिसी का, तो हमें एक इंस्टीट्यूशन, एक संस्थाओं पे जोर देना होगा, जिसके फलस्वरूप आइडलिज्म की ही देन थी कि लीग ऑफ नेशंस एग्जिस्टेंस में 1920 में आता है। लीग ऑफ नेशंस का पर्पज़ क्या है और क्यों जरूरत पड़ती है लीग ऑफ नेशंस है? जो आइडलिस्ट स्कॉलर्स हैं, ठीक है, वो स्ट्रांगली ये बिलीव करते हैं कि आइडलिज्म जो है, जो मॉरल पॉलिटिक्स है दुनिया की, मॉरल पॉलिटिक्स है जो स्टेट की, जो डिप्लोमेसी में जो मोरालिटी है, उससे अगर डिप्लोमेसी या फिर पॉलिटिक्स डिटरमाइंड है, ओनली देन पीस जो है वो दुनिया में इस्टेब्लिश की जा सकती है। और जिसको प्रैक्टिकल बनाने के लिए लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था, ताकि कंट्रीज एक कॉमन गोल के लिए काम करें, जिससे उनके बीच में संघर्ष कम किया जा सके। 1920 में लीग ऑफ नेशंस बनता है और वो कम से कम 15 साल तक उस पर कोई कमेंट नहीं होता। और 1935-36 तक आते और आप ये कहें कि 39 तक आते क्या होता है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है लीग ऑफ नेशंस के एग्जिस्टेंस के बाद। उस समय जिस पेसिफिस्ट मतलब आइडलिज्म कहीं ना कहीं शांति को प्रमोट कर रहा है, कहीं ना कहीं एक कॉमन गोल के लिए प्रेरित कर रहा है, मॉरल पॉलिटिक्स के लिए प्रेरित कर रहा था कि दुनिया में शांति आए। बट ये शांति जो है लीग ऑफ नेशंस के इस्टेब्लिशमेंट के बाद भी ये शांति जो है कायम नहीं रखी जाती या कायम नहीं हो पाती, जिसके फलस्वरूप 1935-36 के करीब एक इटली अटैक करता है, सीरियन एक जगह है वहाँ पे, और उसको अपने में मिला लेता है 35-36 के करीब। फिर मंचूरिया पे जापान आक्रमण करता है। लीग ऑफ नेशंस के बाद भी ये अटैक होते हैं और इस अटैक के फलस्वरूप जो रियलिस्ट स्कॉलर्स हैं, जैसे यशकार, उनकी किताब आती है 1939 में, 20 ईयर्स ऑफ क्राइसिस। उस किताब में यशकार को कहीं ना कहीं मार्गेंथाउ से पहले यशकार एक ऐसे थिंकर माने जाते हैं जिसमें रियलिज्म का एक एंगल दिखता है, रियलिज्म के बहुत बड़े प्रोपोनेंट के रूप में आते हैं। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड थियराइजेशन नहीं है, बट एक हिस्टोरिकल थियराइजेशन है रियलिज्म का, क्योंकि हिस्ट्री के बेसिस पे बताते हैं कि स्टेट इस तरह से काम करते आ रहा है। तो उसमें ये बोलते हैं कि रियलिज्म जो है, आइडियलिस्ट स्कॉलर यशकार है, एंड दैट इज वाई वो आइडियलिज्म पे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। बोलते हैं कि इतना सारा ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म और मोरल पॉलिटिक्स के बावजूद 39 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है और दैट्स हाउ वो
पूरे आइडियलिज्म के प्रोजेक्ट को, जो शांति को प्रमोट कर रहा है, उसको क्रिटिसाइज करते हैं। तो रियलिज्म किस चीज़ को मानते हैं? रियलिज्म दुनिया को हाउ इट शुड बी, इस तरह से दुनिया को नहीं देखता। जो आइडियलिज्म करता था दुनिया होनी कैसी चाहिए, तो रियलिज्म इस चीज़ को नहीं मानता। मॉर्गनथाउ और यस्कार इस बात को नहीं मानते। वो इस बात को मानते हैं कि स्टेट हमेशा अपना इंटरेस्ट देखता है और अपना नेशनल इंटरेस्ट देखता है, रेदर देन वो एक। दोनों का मानना है कि स्टेट इस तरह से काम नहीं करता। स्टेट हमेशा रिलेटिव गेन के लिए जाता है, स्टेट एब्सोल्यूट गेन के लिए नहीं जाता। एब्सोल्यूट गेन उस गेन को कहते हैं जहाँ पे सबका लाभ होता है। रिलेटिव गेन मतलब जहाँ पे आपको किसी एक स्टेट का लाभ हो रहा है, किसी एक का नुकसान हो रहा है। और रियलिस्ट इसी बात को मानते हैं कि रिलेटिव गेन जो है वो ट्रूथ है, रिलेटिव गेन जो है वो एक छल नहीं है। रिलेटिव गेन ही असली सच्चाई अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की। और वो कुछ पॉइंट्स पे क्रिटिसाइज करते हैं कि आइडियलिज्म जो है वो ऑब्जर्वेशन को इतना महत्व नहीं देता। वो बस एक विशफुल थिंकिंग आइडियलिज्म की पीस हो, विदाउट ऑब्जर्व किए हुए कि एक्चुअल में सोसाइटी या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे राजनीति कैसे चल रही है, उसको वो ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, रेदर देन वो विश कर रहा है कि दुनिया में शांति हो। इसके पहले पॉइंट को क्रिटिसाइज करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि वो बोलते हैं कि जनरलाइजेशन पे बिलीव करते हैं और ये मान के चलते हैं कि इंसान या फिर स्टेट अच्छे ही होते हैं। आइडियलिज्म मान के चलता है और इस एंगल को भी वो क्रिटिसाइज करते हैं, इस कंपोनेंट्स को भी क्रिटिसाइज करते हैं आइडियलिज्म के। और ये बताते हैं कि ये एक रीज़न है कि जहाँ पे आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि कई सारे स्टेट्स ऐसे भी हैं जो अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए जाएंगे ही जाएंगे, और जिसकी वजह से ऐसे तमाम तरह के इग्नोरेंस रियलिस्ट स्कॉलर्स आइडियलिस्ट स्कॉलर्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ग्लोबल पॉलिटिक्स में वॉर के स्वरूप को या पीस किस तरह से इस्टेब्लिश हो उसको आइडियलिज्म सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाता, जिसके कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, क्योंकि स्टेट हमेशा रिलेटिव गेन के लिए जाता है। सो इस तरह के जो क्रिटिसिज्म है रियलिज्म के द्वारा आइडियलिज्म पे किया जाता है, और जहाँ पे ये डिबेट ख़त्म हो जाता है। तो ये आपका था फर्स्ट ग्रेट डिबेट, और बहुत जल्दी हम फर्स्ट ग्रेट डिबेट की क्रिटिसिज्म के साथ